जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। तो हम टेस्ट ऑफ योरसेल्फ का पार्ट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया, उसमें काफी अच्छा रिस्पांस था आप लोगों के। मैंने कमेंट्स देखे, काफी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। तो आई होप आप इस वीडियो में भी ऐसा रिस्पांस देंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है, और किस तरह की वीडियोस आपको और चाहिए। अगर आपको सिमिलरली इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज मुझे रिस्पांस दिया करो भाई। अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिलता ना, फिर मेरा मन नहीं करता ऐसी वीडियोस बनाने, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में एफर्ट्स लगते हैं भाई, क्वेश्चंस ढूंढने में और फिर अच्छे सॉल्यूशंस करवाने में। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो पे मेरे सॉल्यूशंस देखे हैं तो अच्छे भी लगे हैं आप लोगों को। तो सिमिलरली ये वाली वीडियो भी ऐसी ही होगी, कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे हम। आप वीडियो पॉज करना पहले और क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे एंड देन फिर आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/√3 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ cot थीटा प्लस cos थीटा। देखो क्या है ना, मेरे को ना ये क्वेश्चन ऐड करने का बस पर्पस सिर्फ एक इतना सा था कि मुझे आपको एक छोटी सी चीज सिखानी थी। इसको ये थोड़ा सा एम्बिगुअस लगा मेरे को क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन पेड ग्रुप में आया था कल परसों, तो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए, इस वजह से मैंने ये लिया है। ऑल्दो इजी लग रहा है देखने में, आप ट्राई करना खुद एक बार, ठीक है। हम करते हैं इसको ट्राई। देखो हमें पता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा जो है वो हमारे पास कितना होगा, √3 होगा। ये रेसिप्रोकल होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक आता है, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटी जो है हमें पता है ना। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है हमारी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज भी हमें पता है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/√3 प्लस √3 अपॉन नीचे आ जाएगा 2, जो कि हमें कितना दे देगा, 2/√3, है ना। तो जब sec थीटा बराबर 2/√3 है तो यहाँ से हमें एक नजर में क्या दिख रहा है कि हमारा थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। और हम क्या करेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री जब यहाँ पुट करेंगे तो cot थीटा बराबर हमारे पास कितना होता है, √3 होता है तो, है ना। और cos थीटा हमारे पास कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये हमें कितना दे देगा, 3√3/2, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन ग्रुप में भी करा गया था, बट दिक्कत ये आई सामने वाले को, उसने मेरे से एक सवाल पूछा काउंटर क्वेश्चन कि भैया यार ये बताओ कि जब मैं ये थीटा की वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ तो ये सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रही। तब मैंने इसको रख के देखा, क्या रख के देखते हैं एक बार। तो जब मैंने इसकी वैल्यू रख के देखी तो sec 30 की वैल्यू रखी जब मैंने, तो ये आई 2/√3, और इधर आया मेरे पास tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री की 1/√3। तो ये मेरे पास √3 दे रहा है। अब मेरा दिमाग घुमा कि यार यहाँ 1/√3 इधर √3, कुछ तो चक्कर है, ठीक है। तो दिक्कत पता है क्या निकल के आई बाद में, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो क्वेश्चन का डेटा गलत है, ठीक है, या हो सकता है कि हमने जो करा है वो गलत हो, ठीक है। वो कैसे, कि जब हम बोल रहे हैं कि sec थीटा बराबर 2/√3 है, तो यहां पर हम कैसे कह सकते हैं कि थीटा बराबर 30 डिग्री ही होगा। वाई नॉट थीटा बराबर 330 डिग्री। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि देखो जो sec थीटा होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट के अलावा। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और sec पॉजिटिव होता है। तो जो ये 330 डिग्री वैल्यू, ये भी तो पॉसिबल हो सकती है। जब आप वैल्यू 330 डिग्री रख रहे हो, उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे किसी क्वेश्चन को तो आपका आंसर दे देगा वो, ठीक है। जब आप 330 डिग्री यहाँ पर पुट करोगे, है ना, तो अब यहाँ पर पुट करके देखो एक बार क्या आंसर आ रहा है आपका। जब आप यहाँ पुट करोगे तो sec थीटा तो 2/√3 आएगा, लेकिन जब tan 330 डिग्री की वैल्यू रखोगे आप, 330 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। तो जब आप ये चीज करोगे तो मेरे पास यहाँ कितना देगा, 10, ये जाएगा माइनस tan 30 डिग्री, है ना, माइनस tan 30 डिग्री यानी -1/√3, यानी ये कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। और ये मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाली इक्वेशन को, यानी मैं थीटा बराबर 330 डिग्री यहाँ रख सकता हूँ। तो जब मैं cot थीटा बराबर 330 डिग्री रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आता है, ये कितना आ जाएगा, -√3 है, वो कितना आ जाएगा, √3/2, है ना। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, -√3/2। तो इस हिसाब से इसका आंसर -√3/2 होना चाहिए था, है ना। क्योंकि यहाँ पर गलती तो हमने कुछ नहीं करी है, हमने रूट 330 थीटा बराबर 330 डिग्री रख सकते हैं। जब हम वही चीज यहाँ रख रहे हैं तो ये हमारे पास कॉट जो 30 डिग्री है, 330 डिग्री है, वो -√3 आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है, तो वो √3/2 आएगा ही आएगा, है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ सकता है, -√3/2। बट अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करूँ इस क्वेश्चन की, यार ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे पास जो है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर अगर 30 डिग्री ही है ना, तो यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर एक छोटी वैल्यू है, लेकिन जब इनका डिफरेंस ले रहा हूँ तो बड़ी वैल्यू आ रही है। तो यार ये चीज हजम नहीं हो रही, है ना। क्योंकि अगर सब इसी रेंज में है, सब पॉजिटिव है, तो जब दो पॉजिटिव नंबर्स का सम है तो वो तो बड़ा आना चाहिए ना डिफरेंस से। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा क्वेश्चन है वो शायद ये होना चाहिए था कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होना चाहिए था, 1/√3, और फिर यहाँ से मैं sec थीटा प्लस जो tan थीटा की वैल्यू है वो निकालता √3, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हो तब यहाँ से आपके sec थीटा की जो वैल्यू है ना, वो मेरे पास निकल जाती है कि 30 डिग्री, है ना। और फिर आप जो अपने इक्वेशन में पुट कर देते तो आपका आंसर आ जाता। बट दिक्कत ये भी है कि हो सकता था कि वो एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन बना दे कल को। देखो कल को आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा हो कि आपका ये वैल्यू मैच नहीं कर रही हो, तो आप चाहो तो इस तरह से भी आपको सोचना पड़ेगा
जरूरी नहीं है कि वो हर बार दे ही थीटा की रेंज की भाई थीटा बराबर जो है 270 से और 360 के बीच में हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं देता, तो इस केस में आपको ये चीजें भी सोचना आना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है, बस पर्पस सिर्फ इतना सा था इस क्वेश्चन को ऐड करने का, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper marked his article at CP by 140% and allowed three successive discount of 31.66%, 8.33 and 18.18%. If the shopkeeper had given a discount of only 31.66 and 8.33, it would have earned the rupees. The profit would have been 7 more. Find the selling price of the item in the first case. यानी मतलब ये कह रहा है, समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन लिखता हूँ पहले मैं, कि मेरे को यहाँ पर सीपी दिया हुआ है, इधर मुझे एमपी गिवन है और यहाँ मेरे पास एसपी है, यहाँ मेरे पास सीपी 100 है। तब मैं इसको मार्क करता हूँ 140, तो ये कितना हो गया, ठीक है, 40% अबाउ मार्क करूंगा तो वो 140 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि वो 3 तरह के डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, 3 तरह के डिस्काउंट दे रहा है। तो 3 तरह के कौन कौन से, 31.66, ये कितना होता है मेरे पास 19.60। ठीक है, आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, अगर आपको नहीं आता तो 25% और 6/2/3% पे, तो आप इन दोनों जब ऐड करोगे तो 1/4 प्लस अपने पास कितना हो जाएगा, 1/15, है ना। तो यहाँ से कितना आता है 19/60। ठीक है, तो ये 19/60, 8.33 क्या होता है 1/12 का डिस्काउंट, और 18.18 क्या होता है 2/11 का डिस्काउंट। फर्स्ट केस की बात करते हैं, इसके बाद मेरा जो आंसर है ये जो है एसपी आ जाता है ना। फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट केस में मैं बोल रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है, 140 के ऊपर पहले तो 19 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 41/60 में सेल कर रहा है। उसके बाद वो एक और डिस्काउंट दे रहा है सक्सेसिवली, यानी 11/12 में सेल कर रहा है। उसके बाद एक और डिस्काउंट वो कितने में 9/11 में सेल कर रहा है। ठीक है, अभी ये क्या है मेरे पास, ये एसपी है। ठीक है, सेकंड केस में जो मेरे पास एसपी है वो कितना है मेरे पास, 140 इंटू 41/60 इंटू 11/12 इंटू 9, ये है ही नहीं मेरे पास, तो ये 9/11 वाला था, ये इसने दिया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये होगा नहीं डिस्काउंट। तो अगर ये डिस्काउंट नहीं होगा तो मेरे पास सिंपल सी चीज है कि सिर्फ इतना सा ही 2 डिस्काउंट मिलेंगे मुझे। अब सोचने वाली चीज है कि आपको फायदा हो रहा है। देखो, कभी भी अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज जरूर समझनी पड़ेगी कि किसके पर्सपेक्टिव से बात की गई है। अगर मैं बायर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा अगर मैं कहूँ कि मैं सेलर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो उन दोनों के लिए फायदा और नुकसान दोनों अलग अलग चीज है। अगर मैं एक बायर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि देखो प्राइस है आपको अगर डिस्काउंट ज्यादा मिल रहे हैं, 1 मिला 2 मिला 3 मिला, तो आपको फायदा हुआ, क्योंकि आपका जो सेलिंग प्राइस है यानी आपके लिए जो बाइंग प्राइस है वो कम होगा, है ना। लेकिन अगर सेलर के हिसाब से देखो तो सेलर पहले 3 डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन अब क्या है वो 2 ही डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी उसको फायदा है। तो सेकंड केस में सेलर क्या बोल रहा है कि जब वो 2 डिस्काउंट देता है तो उसे 1722 रुपए का फायदा होता है। तो यानी ये जो एसपी है, अगर इसमें से मैं 100 हटा दूं, 100 क्या, ये सीपी हटा दूं, तो ये जो है वैल्यू, है ना, ये मेरे को एक प्रॉफिट दे रही है। सेकंड केस में अगर मैं इसमें से 100 हटा दूं तो मुझे यहां पर भी प्रॉफिट मिल रहा है, बट वो पहले वाले प्रॉफिट से 1722 ज्यादा है। ठीक है, तो समझ में आई ये चीज कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। अब एक चीज देखो, जब मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करता हूँ, है ना, अगर मैं इक्वेशन चलो मान लो इसको 2 मान लेता हूँ और इक्वेशन इसको मैं 1 मान लेता हूँ, तो जब मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करता हूँ दोनों इक्वेशन के, तो वो कितना आता है, ये बड़ी वैल्यू तो इसमें से ये हटा देंगे तो यहाँ तो बचेगा 1722। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस इक्वेशन में से ये वाली हटा रहा हूँ। ठीक है, एक बार के लिए मैं ये वाली जो टर्म है ना, इस टर्म को मैं अल्फा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इधर भी ये अल्फा हो गई, तो इधर क्या बचेगा, अल्फा -100, इधर माइनस करेंगे माइनस अल्फा इंटू 9, ये 9/11 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 100, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना, अल्फा कॉमन ले लूंगा तो इंटू 2/11 बचेगा। तो इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 17/22, 1722। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए फर्स्ट केस में एसपी की। तो फर्स्ट केस में मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, फर्स्ट केस का एसपी जो है वो तो ये कंप्लीट है, तो यानी मुझे 9 अल्फा/11 की वैल्यू चाहिए। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर मेरे पास कितनी है, 2/11 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 1722 आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 8, ये 1 6 और ये इंटू 11, तो मेरे पास जो 9 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 861 इंटू 11 इंटू 9/11। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 9 6 54, 5 और 9 8 72 और 5 77, यानी 7749 रुपए। ठीक है, बट क्या एक्चुअली आपको इतना करने की नीड थी इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में आपको इतना करना ही नहीं था। ये सिर्फ जो मैंने समझाया है ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया है मैंने। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, सिर्फ मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। आपको सिर्फ इतना करना था कि आपके पास जो थर्ड डिस्काउंट था 18.18 का, यानी 2/9 का था, है ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2/9 का अगर डिस्काउंट था तो दोनों जो 2 डिस्काउंट थे इससे पहले वाले वो दोनों ही केस में सेम थे, तो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता है। तो आप कह सकते हो कि आपका जो रेशियो एमपी टू एसपी का है वो कितना आ जाएगा, 11 से और 9 का आ जाएगा। ये जो 2 यूनिट है यही आपका जो है एक्स्ट्रा फायदा है। ठीक है, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 1722 है तो 9 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1722 है जो ये हमने निकाला था, कितना आया था यार वो 1749, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7749।
ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना सा सोचना था इस सवाल में, है ना। जब भी आगे से ध्यान रखना, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको ये बोले कि 3 डिस्काउंट फर्स्ट केस में दिया गया है और सेकंड केस में सिर्फ 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, तो जो थर्ड वाला डिस्काउंट है सारी डिपेंडेंसी केवल उस थर्ड डिस्काउंट पे आ जाती है, यानी 18.18 पे आ जाती है। यानी अगर ये नहीं दिया होता, ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता तो हमें 1722 रुपए का फायदा होता। जैसे मैंने सेलर के पर्सपेक्टिव से बोला कि जो थर्ड डिस्काउंट जो है, अगर हमने ये नहीं दिया तो फायदा हो गया कितने का, 1722 का। तो सारी डिपेंडेंसी मेरे पास किसके पास जा रही है, 18.18 पे, ठीक है। तो यहाँ से यानी सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये जो 2 यूनिट है, इस 2 यूनिट का ही मतलब क्या है, 1722 रुपए का प्रॉफिट। और ये जो एसपी है मेरे पास, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7749। आप ये चीज यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो मैंने बेसिक से समझाया इसमें भी आप ये देखो कि ये वाली चीज जो अल्फा मानी है मैंने, ये दोनों ही केस में सेम आ रही है, राइट। ये वाली जो चीज है, ये जो एसपी लिखा है मैंने, है ना, यही तो अलग है सिर्फ, है ना। तो इन दोनों का जब डिफरेंस ले रहा हूं मैं, यानी जो प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो कितना आ रहा है, 2/11 अल्फा का, यानी इसका 2/11, तो ये दोनों केस में सेम आ रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये वाले जो डिस्काउंट है इनकी कोई एग्जिस्टेंस मेरे पास नहीं रह जाती है ना। जो भी डिपेंडेंसी होगी वो इस क्वेश्चन पे ये वाली सिर्फ 18.18 की होगी, जो कि लास्ट में दिया गया है और सेकंड केस में नहीं दिया गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे सिर्फ टाइम देने का पर्पज सिर्फ इतना सा था, आपको इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग आए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको ऐसे वे में सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A retailer prices his product to earn a 40% profit even after offering a 4% discount. If on a particular day, instead of the usual discount, the retailer ends up giving 3A plus 25% discount to a customer, what will be his percentage of profit or loss? देखो, मेरे को ना इसको मन नहीं है बेसिक से बताने का, सच बताऊं तो बात, आप चाहो तो इसको बेसिक से सॉल्व कर सकते हो वैसे, ठीक है, इजी क्वेश्चन है बेसिक से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे करना है वो सोचो। देखो, यहाँ पर आपके पास सीपी है, यहाँ पर आपके पास एमपी है, आप इस पे कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका एसपी आ रहा है, 100 रुपए आपकी सीपी थी, एमपी आपकी 140 रुपीज है, ठीक है, सॉरी एमपी नहीं है, 40% प्रॉफिट है, तो एसपी आपकी 140 है, एमपी आपका कुछ हुआ होगा, इस एमपी पे आपने फर्स्ट केस में 4% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद ये वैल्यू आई आपकी 140, ठीक है। सेकंड केस में आप क्या कर रहे हो, एमपी पर 4A के बजाय आप अपना डिस्काउंट जो है कितना कर रहे हो, 3A/25% कर रहे हो। इस वजह से आपको पूछा है कि आपका एसपी कितना होगा। अगर आप एसपी निकाल लोगे तो आप प्रॉफिट भी निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज सोचो कि आपका जो प्रॉफिट आ रहा है उस पे ये जो डिस्काउंट है इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, ये जो ए वेरिएबल है इस डिस्काउंट की डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो ए बराबर है 0 पुट कर दूंगा ठीक है। तो जब मैं ए बराबर 0 पुट कर दूंगा तो मैंने पहले केस में मैंने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं था, सेकंड केस में मैंने 25% डिस्काउंट दिया। यानी मैं कहूँ कि अगर मेरा पीपी जो है 100 है, सेकंड केस में मैंने क्या करा है, फर्स्ट केस में मैंने 40% प्रॉफिट करा है, यानी इसको मैंने 140% में बेचा है, और मैंने मार्कअप कितना करा है, मार्कअप मैंने करा है कुछ करा होगा, उसके बाद मैंने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो मैंने जो ये 4% का डिस्काउंट दिया वो तो दिया ही नहीं, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो एसपी है यही मेरा एमपी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मैं कहूंगा कि जो मेरा सीपी से एमपी का रेशियो वो 100 से 140 आ जाएगा। अब कह रहा हूँ कि मैं सेकंड केस में जो मेरा जो एमपी है उस पर मैं 25% का छूट दे रहा हूँ, तो यानी मैं उसको 3/4 में सेल कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको 3/4 में सेल करूंगा तो वो कितना होता है, 105। जब मैं 105 में सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5%। समझ में आई बात, ठीक है। इसको दोबारा समझा देता हूँ मैं एक बार कि मैंने क्या बोल रहा हूँ, कि मेरे पास दोनों ही केस में ए पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है। मेरे क्वेश्चन में अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो मेरे पास इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये जो मैंने निकाला है ये मेरे पास जो डिस्काउंट गिवन था इस पर नो डिपेंडेंसी, इस वजह से मैंने इसको 0 पुट करा है। जब मैं ये डिस्काउंट दे ही नहीं रहा तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो एमपी है वही एसपी हो जाएगा, तो मेरा एमपी 140 हो जाएगा। सेकंड केस में मैं कह रहा हूँ कि ये जो 140 है इस पर मैं ये तो घट गया, 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ये 105 में बिकेगा। जब 105 में बिकेगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे पास, 5% का। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। Lala and Rahul drove between 2 points A and B 192 किलोमीटर apart. Lala started journey from a point A 8:20 पे and drove at a speed of 64 किलोमीटर per hour, reached point B and immediately returned to A at the same speed. Rahul started the journey from point A at 9:50. ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक बार। देखो, हमारे पास एक ट्रैक है या फिर एक रोड है, यहाँ पर मेरे पास ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 192 है, ठीक है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 8:20। 8:20 से अकेला लाला जो है कितनी देर तक चला है, 9:50 तक, क्योंकि 9:50 के बाद जो है राहुल ने भी स्टार्ट कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि जब 9:50 हो जाएंगे, 9:50 पर क्या स्थिति होगी दोनों की। देखो राहुल तो यही होगा, ठीक है। लाला की क्या स्थिति होगी, 8:20 से लेकर के और 9:50 तक 1.5 घंटा होता है। तो 1.5 घंटे में अगर देखो 1.5 घंटे में वो कितना जाएगा, 1.5 घंटे में वो उसका आधा चल जाएगा, क्यों,
मुझे पता है कि 64 की स्पीड से 192 अगर मैं ट्रैवल करूंगा तो 3 घंटे लगते हैं, तो 1.5 घंटे में वो कितना चलेगा, इसका आधा, यानी 96 किलोमीटर चलेगा, है ना। वरना निकाल लो यार, 64 का 3/2 निकाल लो, ठीक है, वो कितना होता है 96 किलोमीटर, है ना, 1.5 घंटा, तो 96 चलेगा। अब ये बचे रिमेनिंग 1.5 घंटे में कितना चलेगा, ये चलेगा कितना, वापस 96 चलेगा। अब जब 1.5 घंटे बाद यानी 3 घंटे बाद बी पर पहुंच जाएगा लाला, तो मैं कह रहा हूं कि 8:20 से लेकर के 3 घंटे कितने हुए, 11:20, तो यानी 11:20 पर लाला जो होगा, ठीक है, 11:20 पर वो कहां पर होगा, बी पॉइंट पे होगा, ठीक है। और राहुल क्या कर रहा है, राहुल ने 9:20 से जर्नी स्टार्ट करी, तो मैं देखता हूँ कि राहुल 9:20 से लेकर के 11:20 तक कितना ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि अभी मैं वापस बैक पे आ रहा हूँ जब 9:50 हो रहे हैं, ठीक है। मैंने बस इतना पता लगाया कि 11:20 तक लाला यहाँ पहुंच जाएगा, तो मैं देखता हूँ कि राहुल 9:20 तक कितना पहुंचेगा, 11:20 तक कितना पहुंचेगा, तो 9:50 से 11:20 कितना होता है भाई, 9:50 से 11:20 होता है 1.5 घंटा, ठीक है, तो 1.5 घंटा हो जाएगा ये। तो देखते हैं कि राहुल की स्पीड जो है वो 96 किलोमीटर है, राहुल की जो स्पीड है 96 किलोमीटर है, और उससे वो अगर 1.5 घंटा ट्रेवल करेगा तो वो कितना चलेगा, ये होता है 144 किलोमीटर, ठीक है, 48 की 144, तो वो 144 ट्रैवल कर लेगा, नहीं ये ब्लैक से दिखा रहा हूँ मैं, तो राहुल कितना चलेगा यहाँ तक 144 किलोमीटर। अब सिचुएशन क्या है, अब बज रहे हैं 11:20, ठीक है, राहुल को जाना है इधर और लाला को आना है इधर, इसको मैं अलग से बनाता हूँ नीचे, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाली सिचुएशन। राहुल 144 चल चुका है यहाँ तक, ठीक है, 144 चल गया है, तो राहुल को चलना कितना है अब, राहुल को चलना है 48 किलोमीटर और, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 48 है। यहाँ से राहुल आ रहा है 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमें यहाँ पर यह भी बोला गया है कि बी जो है तुरंत उस गति से ए पर वापस आता है, तो जैसे 11:20 हुए लाला क्या करेगा, वापस इधर आना चाहेगा, तो लाला क्या है 11:20 के बाद 64 की स्पीड से इधर आना चाहेगा, ठीक है, तो ये टाइम हो रहा है 11:20। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि 11:20 के बाद की सिचुएशन क्या होगी कि ये लोग 48 किलोमीटर की दूरी 96 प्लस 64 की रिलेटिव स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लेंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ राहुल प्लस लाला यानी कितना हो जाएगा 48 बटे, जब इनको करूंगा तो ये कितना जाएगा 160, ठीक है, यानी ये इतने घंटे लेंगे, मिनट में बात करूँ तो ये हो जाएगा, तो ये 0 से 16 48 यानी 18 मिनट, यानी वो 11:20 के बाद 18 मिनट बाद मिलेंगे, यानी वो मिलेंगे कब, 11:38 पर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला, और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए या नहीं, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।